हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ऑन ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा, आप सब कैसे हैं पहले तो ये बताइए, ठीक है। और उसके अलावा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, और जिससे थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता। डर एक चैप्टर से या किसी भी चीज़ से तभी लगता है जब हमें लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बस। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस चैप्टर में आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स होती हैं, जो भी डर है, उन सबको दूर कर दिया जाए, ठीक है। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड द प्रोसेसेस, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे बहुत जगह पर आप इसे यूज़ कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी इसकी पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था बेटा, तो वहाँ पर हमने बात की थी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो भी क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्या हमें नहीं पता? बिल्कुल पता है, तो हमें आता है ये चैप्टर फिर तो, ठीक है। इसके अलावा जब हमने हमारा लास्ट चैप्टर किया तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, हमने वैक्सीन की बात की थी। तो जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन हैं, जो कि कौन सी थी आपकी, डीएनए वैक्सीन, वो भी हम कैसे बना रहे हैं बेटा, वो भी हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इवन द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जहाँ पे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए की बात की थी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो अभी हम इसको बिल्कुल एक हमने यूं कह दिया कि हाँ इसको हम लैब्स में कर रहे हैं, बट ये टेक्निक जो है हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें भी पता था भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो क्या तुम्हें नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा, और बहुत इजी है और हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब कहोगे मैम हमारे एंसेस्टर कैसे करते थे, अभी देखो, अभी लिखवाएंगे, आपको पता लगेगा कि कहाँ पर वो यूज कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, बट हमने उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, ठीक है। तो चलो पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। बेसिकली लेआउट ऑफ दिस चैप्टर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इसका लेआउट देखते हैं। लेआउट ऑफ चैप्टर मींस एक पूरा एक इसका मैप बना लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज आप नई नई इसमें सीखने वाले हैं। बस अपने माइंड में ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये रखना है कि बस मुझे समझ आ रहा है, मुझे आ रहा है और मुझे आ ही जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। चलो, सो बेटा अगर लेआउट की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट क्या रहता है, हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन तो मैंने अभी आपको दी ही है, वो इंट्रोडक्शन ही है, बस आपको पता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बस वही तो है बायोटेक्नोलॉजी। चलो, सबसे पहले हो जाएगा बेटा इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम करेंगे इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अंदर क्या होने वाला है ये हम आज ही करेंगे। बेसिकली ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कवर की, तब कहीं जाकर हम जो है इस बायोटेक्नोलॉजी को एक नाम दे पाए, इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको हम कर पाए, सो वो हम इंक्लूड करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बेटा। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा इसमें बायोटेक्नोलॉजी की, जब हम बात करें एक नॉलेज हम ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसमें हम कौन से टूल्स हैं, क्या ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी एंजाइम्स हैं जो हम यूज करते हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर हम कर पाते हैं। सो सेकंड विल बी द टूल्स, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कौन से हम टूल्स यूज करते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें कुछ वर्ड है लाइक रिकॉम्बिनेंट और ये सब, कंफ्यूज, अभी घबराना नहीं है कि मैम बताया तो है नहीं बेटा, अभी तो स्टार्ट किया, आज बताऊंगी क्या होता है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इस टूल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कौन से टूल्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बेटा। सबसे पहले इसके अंदर टूल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड नंबर पर आप पढ़ोगे इसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर, एंड थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका कॉम्पिटेंट होस्ट।
किसी भी टर्म से कंफ्यूज नहीं है ना, जस्ट लिख लो, जैसे जैसे करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई टूल्स। टूल्स करने के बाद अब हमने टूल्स तो डिस्कस कर लिए, अब हम पूरा करेंगे इसका प्रोसेस। प्रोसेस इसकी प्रोसेस बेटा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की होल प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस प्रोसेस के अंदर आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे आप कौन सा एंजाइम कहाँ यूज करोगे, क्या वो कट करेगा, कैसे आप डीएनए को एक सेल से बाहर निकालोगे, हाउ टू आइसोलेट। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा बेटा, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट विल बी द आइसोलेशन ऑफ ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे एक जेनेटिक मटेरियल की। उसके बाद क्या करोगे आप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा बेटा आपका, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और इसी में आप पढ़ने वाले हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फॉलोड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम इसके अंदर एक चीज बहुत ही प्यारी टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी द एम्प्लीफिकेशन ऑफ desired gene using पीसीआर को यूज कर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, अब एम्प्लीफिकेशन करने के बाद इंसर्शन भी तो करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले हो गया एम्प्लीफिकेशन, फिर होगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host, into the host। ये सब करने के बाद इसके अंदर जो लास्ट स्टेप रहेगा, यहां लिख देते हैं, that will be obtaining the product। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था हमारा उसको ऑब्टेन करना, और वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, बाय बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है एक लेआउट है इस चैप्टर का कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल, देन द टूल्स पढ़ने वाले हैं, फिर पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, जो जो पॉइंट्स हमने लिखा है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन हम करेंगे इसके अंदर बायो रिएक्टर्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम बायो रिएक्टर्स करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कि आपको एक मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है, व्हाट आर द टू प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, और फर्स्ट टाइम जो है ये बायोटेक्नोलॉजी इसको यूज कैसे किया गया था, कहां से इसका कंसेप्ट जो है निकाला गया, और जिसको हम आज यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चलिए चलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले है बेटा डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, या उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, या उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है. सो इट इज बेसिकल इट इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स और द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द मोलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस एंड द होल सोसाइटी. लिख लो. बिल्कुल एक जो बेसिक सी लैंग्वेज होती है ना, जो एक इंसान को समझ आ जाए, बस वो है ये. ठीक है. सो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके अंदर इट इज द it is the technique of using living organisms और या तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स और एंजाइम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स और ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट या उनके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द एंजाइम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स और देयर प्रोडक्ट्स नहीं, उनके मॉलिक्यूल्स. बेसिकली प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे हम, मॉलिक्यूल्स बोला था हमने पहले. और देयर मॉलिक्यूल्स टू obtain the products useful for humans and society. ठीक है बेटा. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या? इट इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर मॉलिक्यूल्स, ताकि हमको एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकें, टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल टू द ह्यूमन और द होल सोसाइटी. इतनी बात क्लियर है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है. अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एक चीज जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज करेंगे. देखो, अगर तुम ये देखो, मैंने लिख दिया भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना, एंजाइम को यूज करना जिससे तुम्हारा बेनिफिट हो. अब घर के अंदर जो है हम क्या करते हैं? दही जमाते हैं. दही बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं ना. मिल्क जो है इट कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो कह दो मैडम ये भी बायोटेक्नोलॉजी है. लेकिन ये क्या है बेटा? एक नेचुरल साइंस है. दिस इज द सिंपल साइंस. तो बायोटेक्नोलॉजी को इन चीजों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक टर्म यूज करनी है कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है आप एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज करते हैं तब जब वहां पर जो आप टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप कैसे ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी टर्म इज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर वेयर ओनली जेनेटिकली modified organisms are used or applied in the process. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठाया वो नहीं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपने कुछ ऑल्टरेशन की है, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, अगर उस ऑर्गेनिजम्स को आप यूज कर रहे हो देन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी विल बी अप्लाइड. सिंपल, अगर दही, मिल्क से अगर दही बन गया है तो आप उसको ये नहीं कहोगे बायोटेक्नोलॉजी है, दैट इज अ नेचुरल साइंस. ठीक है. सो आप लिख सको, लिखो the term biotechnology is used in restricted manner where genetically modified organism, that is GMOs are used. जहां पर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करोगे बेटा, सिर्फ तभी आप उसको बायोटेक्नोलॉजी कहोगे. सिंपल सिंपल प्रोसेसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे. आई होप ये बात क्लियर है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म आप कब यूज करोगे और कब नहीं करोगे. ठीक है.
क्लियर? अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था, एक तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी वाला एक जो एग्जाम्पल लिखा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला था वो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो बेटा, डीएनए वैक्सीन, ये दो तो हम पहले ही नाम ले चुके हैं, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। और इवन बायोटेक्नोलॉजी जो है हमने यूज किया है जीन को भी बनाने में, समझ रहे हो, जीन तो हमारी बॉडी में है ना, हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम में है, बट अब हमने लैब्स के अंदर भी जीन को बना लिया है, ठीक है। फॉर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ जीन के अंदर, जीन को बनाने के अंदर सिंथेसिस ऑफ जीन एंड यूजिंग ऑफ कोर्स। तो इसके अंदर भी आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी बेटा, बायोटेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, मान लो कोई जीन जो है डिफेक्ट है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से काफी आपको डिजीजेस होती हैं, तो उन डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए भी हम आजकल को किसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ये जो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन है ना, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो है आपका, जो इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहां पे एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें आपको पता लगेगा बहुत ही बढ़िया इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ आपका है एग्जाम्पल जो आपको थोड़ा याद रहेगा कि हाँ भाई ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है, ठीक है। सो अगर अब मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो आप यहां पर, अकॉर्डिंग टू EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, according to EFB, that is यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका ये बायोटेक्नोलॉजी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का। कुछ ना कुछ तो हमें पता था ना, एक नेचुरल साइंस हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म ऐसे काम करता है, ये और कैसे कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर सकता है। तो वो जो नेचुरल साइंस है उसको इंटीग्रेट करना विद सम सेल्स, विद सम ऑर्गेनिज्म, विद सम एंजाइम्स टू रिसीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा, क्या कहा कि नेचुरल साइंस के साथ आपने कुछ चीजों को इंटीग्रेट कर दिया, कुछ अपनी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर दिया, तब कहीं जाके आपकी ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज द इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, सेल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर molecular analogues. So it is the integration of natural science, cells, organisms and molecular analogues for their products, ठीक है बेटा। सो EFB ने क्या कहा, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, सेल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मॉलिक्यूल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स के लिए, एंड सर्विसेज, आई थिंक ये भी है, फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। आई होप अब क्लियर है बेटा बायोटेक्नोलॉजी है क्या,
ठीक है। नेचुरल साइंस के साथ साथ कुछ टेक्निक्स आपने अपनी इन्वॉल्व कर दी, कुछ ऑर्गेनिजम्स को वहां पे इन्वॉल्व करवा दिया, कुछ चेंजेस करवा दिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उस पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं, टू कोर टेक्निक्स, जिस पर आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है। मींस अगर ये दो टेक्निक इवॉल्व ही ना होती, अगर ये दो टेक्निक का मतलब कहते हैं इनको बनाया ही ना जाता, इजाद ही ना की जाती, तो बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसके अंदर दो टेक्निक कौन सी हैं? वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग and another one is the bioprocess engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दो टेक्नोलॉजी जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, दो कोर टेक्निक जो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो आपका आरएनए है, डीएनए है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका आरएनए है, उसका डीएनए है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करना, ठीक है। फिर उस ऑल्टर्ड आरएनए या डीएनए को एक होस्ट के अंदर, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डालना, ठीक है, उसको उसके अंदर डालना, और वहां जाकर वो जो आपने डीएनए और जो आरएनए आपने चेंज किया था वो अपना काम भी दिखा सके, जो आप चाहते थे कि अब ये काम करे वो करे, ठीक है। वो चीज आपको फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखे। फिनोटाइप पता है ना आपको? जो भी जीन की वजह से जो चेंजेस होते हैं या जीन की वजह से जो करेक्टर्स जो बाहर से आपको दिखते हैं, दैट इज द फिनोटाइप। अगर आप जीन की बात करें कि कैसे जीन है, कैसे क्रोमोसोम है, दैट इज द जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होते हैं? उस जीन्स की वजह से आपके अंदर क्या चेंजेस आए जो कि विजिबल होते हैं, दैट इज द फिनोटाइप। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है? इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अल्टर करते हो, बेसिकली चेंजेस लाते हो डीएनए और आरएनए में। देन वो ऑल्टर्ड जो डीएनए आरएनए है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट के अंदर, एक नए ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन आप देखते हो कि उसके फिनोटाइप के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देन व्हाट इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है भाई कि जब तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, ठीक है, मान लो तुमने कोई बैक्टीरिया लिया, अब तुमने ई कोलाई ले लिया, ठीक है, तुमने ई कोलाई के अंदर एक नया कोई डीएनए डाल दिया, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि सिर्फ ई कोलाई ही वहां पर क्या करे, ग्रो करे, कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, ताकि उसकी ग्रोथ को हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक सेप्टिक एनवायरनमेंट चाहिए, मींस एक स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए, माइक्रोब कंटेमिनेशन फ्री, जहां पर कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो सब इंक्लूड होता है आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। किसमें इंक्लूड होगा बेटा? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। अब ये दोनों जो टेक्निक हैं, ये दोनों ही अप्लाइड होती है बायोटेक्नोलॉजी में। अगर इन दोनों में से एक भी टेक्निक हम डेवलप नहीं कर पाते, मान लो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने डेवलप कर ली बट हमें ये ही नहीं पता, तो जो हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते थे वो हमें कभी ना मिल पाता, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए दो टेक्निक जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरी बेस्ड है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब लिखो, समझ आ गया? चलो अब लिखो, इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक्स टू ऑल्टर द
ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ आरएनए या फिर डीएनए। आरएनए और डीएनए को क्या किया जा करे, हम ऑल्टर करें। देन इंट्रोडक्शन ऑफ दीज, देन इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑल्टर्ड आरएनए एंड डीएनए इनटू द होस्ट, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इनको इंट्रोड्यूस कर सके, वो टेक्निक भी आनी चाहिए हमको। देन एंड दस उसके जैसे आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, क्या होगा, जो फिनोटाइप था होस्ट ऑर्गेनिज्म का वो चेंज होगा, या उसके अंदर आपको जो चेंजेस आप चाहते थे वो दिखेगा। एंड दस change the phenotype of and thus change the phenotype of the host organism। ठीक है, आपने आरएनए डीएनए में कुछ चेंजेस किए, उस चेंज को करके एक होस्ट के अंदर डाल दिया, फिर आप देखोगे कि जो आपने चेंजेस किए हैं उससे उस होस्ट के फिनोटाइप में क्या फर्क आया है। मींस क्या ये जो आपने ऑल्टर किया था आरएनए डीएनए, क्या ये वहां जाकर खुद को एक्सप्रेस कर पाया है, क्या ये वही काम कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहते थे। तो ये तो आप प्रोसेस कर रहे हो, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दैट कम्स अंडर द bioprocess engineering। So what is bioprocess engineering? It is the maintenance of sterile, it is the maintenance of sterile, that is microbial contamination free एनवायरमेंट। ठीक है, सो बेटा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल माइक्रोबियल और यू कैन से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्यूरिंग द स्टेराइल फ्री एनवायरमेंट, किसके टाइम पे, ड्यूरिंग जेनेटिक, ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम पे आप एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेंगे, दैट बहुत जरूरी है ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि जो आप चाहते हो कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वही ग्रो करे, कोई और। देखो हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे जो हैं स्पोर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनको एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, जिस जगह पर आप जो काम कर रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वहां पर एक आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाने हैं, मीन्स ये बिल्कुल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, ताकि जो अनडिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना कर पाए, और जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म था, जो हम चाहते थे, बस वही ग्रो कर पाए। उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। टू enable the growth of only desired microorganism or eukaryotic cell to obtain vaccines, enzymes, etc। ठीक है, ये सब चीजें जो भी हम करते हैं ना, चाहे हमें चाहे एंजाइम चाहिए हो, कोई वैक्सीन चाहिए हो, कोई एंटीबायोटिक चाहिए हो, उन सबको ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोसेस बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है। ये बात क्लियर हो गई।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी की आपको याद रखना है 2 कोर टेक्निक कौन सी है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एंड आई होप कि सबको जो है इसका डिफरेंस जो है दोनों में समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक बेसिक सी बात मैं तुमसे पूछती हूं कि जो रिप्रोडक्शन है, बेसिक सी चीज, जब मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन की, तो आपको क्या लगता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? हम सबको पता है रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमें सबको पता है। इसमें कहो मैम कि आपने कोई बड़ी बात नहीं बताई है, बिल्कुल नहीं बताई। वन इज द एसेक्सुअल एंड अदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, अब इसमें बड़ी बात क्या है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ऑफ कोर्स चेंजेस होते हैं, हर किसी का डीएनए इज डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे हम जो हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारा जन्म होता है, मेल फीमेल दोनों के जो हैं क्या होते हैं, स्पर्म और एग का यूनियन होता है, उसका अपना खुद का एक डीएनए है, उसका अपना एक क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम एक साथ मिलते हैं, फिर वो एक्सप्रेस करते हैं एंड ऑफ कोर्स हम क्रिएट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो है वेरिएशंस आती हैं क्योंकि अलग अलग यहाँ पर जीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, अलग अलग चीजें वेरिएशन हो रही हैं। बट इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में क्या होगा, जैसे आपका जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फ्यूजन शो करता है ना। बाइनरी फ्यूजन आपको सबको पता है, एक सेल के अंदर जो इन्वेजिनेशन ऐसे फरो बनती है, अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वही क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और 2 सेल बन जाते हैं। मींस कोई भी और कहीं से नया जीन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो यहां पर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती। और एक और बात, जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं मैक्सिमम टाइम हमारे क्या है, अच्छे के लिए होती हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है उससे, समझ रहे हो? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दे अलाउ द जेनेटिक वेरिएशन, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अलाउ द जेनेटिक वेरिएशन। यहां पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती हैं। ये बात भी आपको वैसे तो पता ही थी, बट फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या होते हैं, देयर इज, यहां पे लिख लो बेटा, नो जेनेटिक वेरिएशन preserves the original genetic material। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सो इट प्रिजर्व द ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अलाउज द जेनेटिक वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ऑफ कोर्स होती हैं, क्योंकि मेल का अलग क्रोमोसोम है, फीमेल का अलग क्रोमोसोम है, सो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन होंगी ही होंगी। ठीक है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो है जेनेटिक जीन्स का वो बनता है। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन। यहाँ पर क्या है बेटा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन, लिख सकते हो आप इसको, यूनिक combination of genetic setup is formed। एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का, मेल के और फीमेल के अलग अलग के जीन्स मिलते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो जी, कॉम्बिनेशन तो बना, और ये जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं मेनली दे आर बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं बेटा, ये ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं, इवन पूरी पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई अच्छा एक बेनिफिशियल अगर कोई चेंज आता है आपके अंदर, वो ऑफ कोर्स हमेशा जो एक डिजायर्ड हो, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, जिसको आप यूज कर पा रहे हैं, वो चेंजेस जो हैं हमेशा ही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो आगे ट्रांसमिट होते रहते हैं। सो वेरिएशंस जो है बहुत ज़रूरी हैं। वेरिएशन से क्या होता है कि आपके जीन जो है अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, बढ़िया रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छे बेनिफिशियल कैरेक्टर्स जो हैं आप डेवलप करते रहते हैं विद टाइम।
which can even pass on to the next generation. So sexual reproduction basically it allows the genetic variation which is beneficial, और asexual reproduction में जो है कोई genetic variation नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात आई होप सबको क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, इसमें कोई वो नहीं थी। ठीक है, बेसिक सी चीज थी बेटा, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मैंने बोला था ना कि हमारे एंसेस्टर्स को भी बायोटेक्नोलॉजी का पता था, तो भाई पता था, कैसे पता था? अगर आपने कभी सुना हो, अभी भी गांव वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, मान लो किसी के पास बफलो है, ठीक है, उनको पता है कि एक बफलो है, दूसरे का एक किसी का जो है मेल जो होता है उसका पता है कि इसके स्पर्म बड़े अच्छे हैं, ठीक है, उनको पता था कि इससे अगर हम इंसेमिनेशन करवाते हैं हमारी बफेलो का, उसके इंटरकोर्स करवाते हैं तो ये कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हमारी बफेलो के अंदर आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स जब गांव के अंदर अभी भी जब इंसेमिनेशन करवाया जाता है बफलोस का, तो वो ये देखते हैं कि किसके थ्रू करवाए, कौन से वाला जो है मेल पार्टनर को चूज किया जाए, उससे कौन से कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड था जो यूज किया जाता था प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, आपने देखा होगा डॉग्स के अंदर भी ये इंसेमिनेशन टेक्निक जो स्पर्म वाली टेक्निक है वो यूज की जाती है फॉर द इंसेमिनेशन। कोई अच्छी हाइब्रिड का डॉग है उससे ही इंसेमिनेशन करवाना है ताकि जो प्रोजेनी आए, जो नए जो उनके छोटे छोटे पपीज आए, उनके अंदर वो उस मेल वाले के अच्छे कैरेक्टर उसमें आ जाएं या फीमेल के अच्छे कैरेक्टर आ जाएं। सो ये क्या है, दे आर द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो आज तक भी अपना रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हो, उनको भी पता था कि कुछ ऐसा होता है, कुछ वेरिएशंस आती हैं जो आगे ट्रांसफर होती हैं प्रोजेनी के अंदर। ठीक, अब उन्हीं, लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, वो किसी जो अनवांटेड कैरेक्टर्स थे उनको तो आप आने से नहीं रोक सकते हो। जो अनवांटेड कैरेक्टर्स थे वो तो ऑफ कोर्स उनके सीमेन में, उसके एग के क्रोमोसोम में वो तो प्रेजेंट है, उनको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, सो ये एक जो है नेगेटिव इफेक्ट था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का कि उसके अंदर जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स थे वो भी क्या हो जाते थे, इंक्लूड हो जाते थे। देयर वाज आल्सो द इंक्लूजन ऑफ द अनडिजायरेबल ट्रेट्स इन द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम जो बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट यही है कि भाई जो हमें जो कैरेक्टर चाहिए बस हम उसी के लिए उस स्पेसिफिक जीन को अलग करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। पहले ये टेक्निक यूज नहीं होती थी, बट जो एक बेसिस था, जो बेसिस है ना बायोटेक्नोलॉजी का कि भाई कैरेक्टर्स आते हैं और फिर वो एक्सप्रेस करते हैं इन द जनरेशन, वो बेसिस जो है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज किया जाता था। ठीक है, सो आप इसके अंदर एक पॉइंट लिख सकते हो बेटा, क्या कि जो आपकी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक थी उसके अंदर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी जो हैं वो इंक्लूड हो जाते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज्ड इन plants and animals leads to inclusion of undesirable traits मतलब characters, undesirable traits along with the desirable one। अब इसका एग्जाम्पल तुम कैसे ले सकते हो, मान लो कि आपने एक बफलो ऐसी यूज की जिसके पास जिसकी मिल्क की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो लेकिन आपने इंसेमिनेशन के टाइम में ये देखा मिल्क की कैरेक्टर्स जो थे, उसकी प्रोजेनी जो उसका बच्चा था उसमें वो तो आ गए, बट साथ में एक अनडिजायरेबल कैरेक्टर आया। कैसे वाला अनडिजायरेबल कैरेक्टर कि कुछ जो गायें वगैरह, ये जो भैंसे वगैरह होते हैं वो बड़ा क्या हो जाती हैं, आक्रामक टाइप की हो जाती है, बड़े गुस्से में रहती है, मारने वाली हो जाती है। एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो ऐसी बन गई, उसकी
मदर जो थी वो वैसी नहीं थी, बट वो वैसी बन गई। तो जो मेन कैरेक्टर था मिल्क वाला कि भाई ये ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग हो, वो तो आ गया, बट एक अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ गया। तो इस अनडिजायरेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए ही हमारी अब बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर काम आती है। ठीक है, यहाँ पर आती है हमारी मेन बायोटेक्नोलॉजी काम। ठीक है, सो टू ओवरकम दिस, इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टू ओवरकम दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग like recombinant DNA, gene cloning, like recombinant DNA, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सी टेक्निक बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर इज यूज्ड। ठीक है, इनका जो ये नेगेटिव इफेक्ट था, इसको दूर करने के लिए आज के तारीख की जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारी टेक्निक होती हैं, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये सब यूज की गई ताकि हम जो है एक डिजायर्ड कैरेक्टर को ही आइसोलेट करें और उसी को ही ट्रांसफर करें। पूरा का पूरा क्रोमोसोम हमने करना ही नहीं ट्रांसफर, हमको पता है ज्यादा मिल्क बनाने के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लो कि ये बफलो का एक बफलो है, उसका ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये पूरा उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब मुझे पता है कि इस जेनेटिक मटेरियल में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो जीन का पार्ट है, यही रिस्पॉन्सिबल है जिससे मिल्क ज्यादा बनेगा। तो भाई मैं पूरा क्यों ट्रांसफर करूं? मैं क्या करूंगी बेटा, मैं करूंगी कि मैं इसको यहां से ऐसे करके कट करूंगी। ठीक है, इसको मैंने कट किया, इतना पार्ट मैंने जो है अलग कर लिया। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, बढ़िया चीज के लिए। ठीक है, इस जीन को उठा के मैं दूसरी गाय में डाल दूंगी, उसके सेल्स में डाल दूंगी, ताकि अब वो बढ़िया मिल्क प्रोड्यूस करे और जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर थे वो भी ना आए। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। देख रहे हो कितनी बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, to isolate and transfer only desired gene, ताकि सिर्फ जो हमें चाहिए वो हम आइसोलेट करें उस जीन को और उसी को ही सिर्फ ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो बेटा, अब आपको एक चीज समझनी है यहां पर। मान लो मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई, ठीक है, मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई कि मैंने एक जो है पीस ऑफ डीएनए निकाल लिया। समझो, एक बात समझो, मान लो कि अभी मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हो, भैंस भूस को छोड़ो। ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया का ये वाला जो जीन है ये बड़ा अच्छा है, इससे कुछ ना कुछ बढ़िया एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया में से इस जीन को निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने यही जो जीन है ये मैंने एक दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। ये उस बैक्टीरिया का था डीएनए और ये जीन निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया भाई। ठीक है, अब बात ये है, क्या ये जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा? क्या ये जीन जिसको मैंने जस्ट एक सेल के अंदर बस ऐसे ही डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्या ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये यहां पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये कब एक्सप्रेस करेगा बेटा? देखो, एक सिंपल सा अलग, तुमने मेन तो उसका जीनोम वहां पे था, जो मेन जीनोम था, जो क्रोमोसोम थे इस बैक्टीरिया के, वो यहाँ है। ये तो तुमने अलग से डाल दिया, इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है ये क्या करना है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऐसे तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रेगमेंट को, इस एलियन डीएनए, एलियन मतलब जो इसका खुद का नहीं है, दूसरे से लिया है ना हमने, हमें इस एलियन वाले जीन को हमें
जो इनका मेन जीनोम है उसके साथ अटैच करवाना पड़ेगा। तो क्या कहीं पर भी अटैच करवा दोगे? नहीं जी। जो ये आपका जीनोम है, जो ये बैक्टीरिया का मेन जीनोम है, इसके पास एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होती है, जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम के पास हमेशा क्या होती है? एक ORI होती है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होती है जहां से जो आपका क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, मींस अपना डुप्लीकेट कॉपीज बनाना शुरू करता है। समझ रहे हो? तो आपको ये जो नए वाला जीन है, जो एलियन जीन है, जिसको आप चाहते हो कि भाई एक्सप्रेस करे, इसके जो बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो इसके अंदर भी आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले जीन को अंदर वाले के ORI से अटैच करवाना पड़ेगा। किससे अटैच करवाना पड़ेगा बेटा? ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। करवा लोगे? समझ आ गई कि कब जो ये पीस ऑफ DNA है ये रेप्लिकेट करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। समझ आई? चलो इसको एक बार अब करते हैं, फिर से बना के दिखाएंगे हम ये आपको। तो अभी हमारा क्या है कि अब जो हमने ये जो जीन एक्स हम कह रहे हैं कि हमने पीछे क्या लिखा कि हमें भाई जीन को आइसोलेट कर लेंगे, उसी से डिजायर्ड करैक्टर करवाएंगे। तो ये जो आइसोलेटेड जीन है बेसिकली इसका फेट क्या है, इसकी किस्मत क्या है? फेट ऑफ, ठीक है, जो हमने ये जीन आइसोलेट किया है, फेट ऑफ आइसोलेटेड पीस ऑफ DNA। जो आपने ये DNA आइसोलेट किया है थोड़ा सा, इसका फेट क्या है? इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको आप ट्रांसफर करते हो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू एन, इसको यूं कह लो, इट इज एक एलियन ऑर्गेनिज्म में था, तो ये किसी और का, अब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और किसी सेल इनटू ए एलियन सेल कह लो या एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। मोस्ट लाइकली आपने तो सिंपल ट्रांसफर कर दिया ना, मोस्ट लाइकली इट वोंट रेप्लिकेट। मोस्ट लाइकली इट वोंट replicate in the new organism। ये जो नया ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। मोस्ट लाइकली इट विल नॉट रेप्लिकेट इन द न्यू ऑर्गेनिज्म, बट when integrated with the genome then it will replicate। जब आप इसको जीनोम के साथ इंटीग्रेट करवा दोगे तब ये रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, when integrated with यहां पे लिखो, but when integrated with the genome of recipient इट विल रेप्लिकेट। बट उसके जब एक रेसिपिएंट के जीनोम के अंदर आप उसको डाल दोगे, उसके साथ अटैच करवा, इंटीग्रेट मतलब बेटा अटैच करवा दोगे, तब ये रेप्लिकेट करेगा। इट विल रेप्लिकेट, दैट इज इट विल मल्टीप्लाई। ठीक है, इट विल रेप्लिकेट और यू कैन से इट विल मल्टीप्लाई, और ये आगे की जनरेशन या आगे के सेल्स के अंदर जो है ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, हमने इंटीग्रेट करवाना, ये बात हमें समझ आ गई कि मुझे इंटीग्रेट करवाना है। तो भाई इतना बड़ा क्रोमोसोम, पता है ना आपको DNA जीनोम जो है वो कितना वास्ट होता है, तो कहाँ करवाएं उसको इंटीग्रेट? तब आपको ढूंढनी है एक पर्टिकुलर साइट जिसको हम क्या कहते हैं, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन
जहां से जब भी एक क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है, रेप्लिकेट करना होता है, अपनी कॉपी बनानी होती है, वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वो नया छोटा सा पीस हमने काटा है ना, उसको भी उस ORI के पास ही ज्वाइन करवा देंगे, ताकि भाई जैसे जैसे ORI से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो वो भी क्या कर जाए, रेप्लिकेट कर जाए। तो आप इसमें लिख सकते हो, इन अ क्रोमोसोम इन अ, एक क्रोमोसोम के अंदर देयर इज स्पेसिफिक, देयर इज अ देयर इज अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, देयर इज अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस जिसे कहा जाता है ORI, दैट इज origin of replication. There is a specific DNA sequence that is origin of replication, from where the replication or you can say duplication जो है वो start होती है. Origin of replication responsible for रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लीकेशन। ठीक है, तो जो आपका जो एक एलियन जो वो पार्ट है, जो आपने एक छोटा सा पार्ट लिया है, जो आपने एक आइसोलेट किया है डीएनए फ्रेगमेंट, उसको आप इस ORI के साथ अटैच करवा दोगे, तब वो क्या होगा, वो इस जीनोम के साथ साथ जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे वो भी साथ में रेप्लिकेट करता रहेगा और अपने आप को एक्सप्रेस भी ऑफ कोर्स करता रहेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सो आप इसमें क्या लिखते हो, तो फॉर द रेप्लिकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलियन जीन, ठीक है, सो फॉर द मल्टीप्लीकेशन और द रेप्लीकेशन ऑफ द एलियन जीन या एलियन पीस ऑफ DNA लिख लो भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, फॉर द एलियन पीस ऑफ DNA इट हैज टू बी, क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू become, it has to become the part of ORI, उसको ORI का पार्ट बनना ही पड़ेगा अगर उस एलियन पीस को हमने क्या करना है, रेप्लिकेट करवाना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, मान लो ये एक सेल था, ठीक है, ये सेल का क्या है, जीनोम है, ठीक है, उस जीनोम में ये क्या है, ORI है, मैंने लिख दिया, ये कोई भी एक बैक्टीरियल सेल हो सकता है, ठीक है, ये उसका क्या है बेटा, जीनोम है, और ये क्या है, ORI है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, मुझे जो है इसको करना है, दिस इज दिए, ये क्या है, दिस इज द एलियन पीस ऑफ DNA, ये क्या है, एलियन पीस ऑफ DNA है। अगर मैं चाहती हूं कि ये मैं इसके अंदर डाल दूं और इसकी जो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे देखने को भी मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एलियन पीस ऑफ DNA, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, मुझे इस जीनोम में जो है इंटीग्रेट करवाना है। अगर मैं ऐसे खाली अलग से छोड़ दूंगी तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, मुझे वो इसके अंदर डालना है, और डालना भी कहाँ, एक स्पेसिफिक साइट पे डालना है। कहाँ बेटा, ये ORI पे लगवाना है। कहाँ पे लगवाना है, ORI के पास ही लगवाना है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये सेल था, दिस इज द सेल, ये जीनोम था,
जीनोम में ये था ORI, ग्रीन कलर लिया है, इसके साथ मैंने लगवा दिया क्या, अपना एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है मैंने अब इसके साथ लगवा दिया। तो क्या हुआ, ORI एलियन पीस लगा दिया, डीएनए लिंक्ड विद ORI। अब क्या होगा, नाउ इट कैन replicate and make multiple copies, can replicate and make multiple copies, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। समझ आ रही है बात बेटा। अब ये क्या है, ये जो आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए था, ये जो मेन सेल के डीएनए से हमने अटैच करवा दिया और एक स्पेसिफिक साइट पे अटैच करवाया है, कहां पर, ORI पर। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा वैसे वैसे ये एलियन पीस ऑफ डीएनए भी डिवाइड करेगा और खुद को एक्सप्रेस भी करेगा और बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेगा। इन मल्टीपल कॉपीज को बनाने को ही हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। क्लोन क्या होता है, हमारा जैसा एक और बन जाना। होते हैं ना कि ह्यूमन के क्लोन बनाने लग गए हैं, तो ये अपने जैसे बहुत सारे जो है अपने भाई बहन से बना देगा, मतलब भाई बहन तो अलग अलग हो जाते हैं, अपने ट्विंस बना लेगा। दैट इज नोन एज द क्लोन। बिल्कुल आइडेंटिकल बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन। बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोन। समझ आ गया कि जब भी आपने एक, अब देखो, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर पता है आपने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा जीन जो है आपको पसंद आया है, जो आप अलग करना चाहते हो। तो आपने पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, जिससे आपको पता है कि ये बेनिफिट मिलता है, उसको आपने अलग करना है। अब वो अलग कैसे करेंगे, एक सेल के अंदर जाओगे, उसको कटवट करोगे, वो सब पूरी प्रोसेस देखनी है हमें, ठीक है। फिर इस जीन को कैसे हम दूसरे वाले जीन के साथ अटैच करवाएंगे, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये कैसे अपनी कॉपीज बनाता है, कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है, ये पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढो, वहां से निकाल लो, दूसरे के अंदर डालो और अपना आराम से उसको डिवाइड करते रहो। उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको फिर आप यूज कर सकते हो। देखो ये हम क्या करते हैं लैब के अंदर, अभी तक हमने ह्यूमंस के अंदर इतना नहीं किया है, लैब्स के अंदर कर रहे हैं। मान लो कि जैसे जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनके अंदर ऑफ कोर्स इंसुलिन की कमी होती है, तो बाहर से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बेटा। तो पहले क्या करते थे, पिक के थ्रू ये सब कुछ करते थे। उसमें क्या होता था, वो जो इंसुलिन हमें वहां से मिलता था वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता था, मतलब हम काफी लोग उससे एलर्जिक हो जाते थे और इतना ज्यादा क्वांटिटी में मिल नहीं पाता था। अब इस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी। कैसे भाई, देखो क्या किया हमने, हम जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, जो जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में हर एक जीन होता है, जो भी हमारी बॉडी में कोई चीज बनती है उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है, ठीक है। तो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिससे कि क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। उस जीन को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अलग करके हमने क्या किया, हमारे लैब्स के अंदर बैक्टीरिया, नॉर्मली हम जो ई कोलाई है उसको यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, उस जो ई कोलाई का जो ये जीनोम होगा ना, उसके पास ORI भी होगी, ठीक है। वहां पर जाकर हमने उस वाले जीन को अटैच करवा दिया, वो जो फॉरेन पार्ट था जो हमारा इंसुलिन को बनाता था उसको अटैच करवा दिया। अब जैसे जैसे आपकी ई कोलाई रेप्लिकेट करेगी वैसे वैसे वो डीएनए का पार्ट भी रेप्लिकेट करेगा और साथ साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इंसुलिन बनाएगा। और ये चीज अब हम लैब्स के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर यूज कर रहे हैं, किसमें, बायोरिएक्टर के तौर पर, और हमें इंसुलिन मिलता जा रहा है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। ये इस तरीके से ह्यूमंस के जो है वो काम आ रही है। समझ आया बेटा, बेसिक सा समझ आ गया। अब आप जब डिटेल में करेंगे तब अच्छे समझ आएगा। अब ठीक है, ये चीज अभी हमें पता है कि ऐसे होती है। फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो जो पहला केस था ये डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो बनाने, ये जो बना है ना, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये हमने कैसे किया या क्या होता है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं हम, द फर्स्ट इंस्टेंस या फर्स्ट केस
of construction of an artificial recombinant DNA molecule. फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये सबसे पहला जो केस था वो किसने स्टडी किया था या किसने दिया था? तो उन साइंटिस्ट के नाम है बेटा स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहन। किसने दिया था बेटा? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर। और ये बहुत पुरानी टेक्निक नहीं है, कब किया था? 1972। ठीक है, तो पहला जो केस था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का वो सबसे पहले किसने किया, बनाया था बेटा? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। कब बनाया था? 1972 में। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो चीज समझना है, बट उससे पहले आपको एक पता होना चाहिए, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड आपको सबको पता होगा, बताओ जरा क्या होता है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द ऑटोनोमसली replicating एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या लिख दिया मैम? देखो बेटा, मैंने क्या लिखा? प्लाज्मिड इज द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मान लो कि ये कोई एक बैक्टीरिया का सेल है, बड़ा ही अजीब सा बन गया है, दूसरा बनाएंगे। ये एक सेल है, ये जो है सेल का मेन जीनोम है, ठीक है। इसके अलावा भी सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं, डीएनए पार्टिकल्स, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है खुद से डिवाइड करने की। तो दिस इज द जीनोम, दिस इज द प्लाज्मिड। ये क्या है? कोई एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर हमने देखा ये एक तो क्या होगा, मेन बैक्टीरिया का डीएनए होगा, जीनोम है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। उसके अलावा भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब मेन क्रोमोसोम तो यहाँ थे, इसके अलावा भी एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड के पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। जैसे मेन जो डीएनए है, मेन जो जीनोम है, उसके पास तो है ही कैपेबिलिटी डिवाइड करने की, यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास भी कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड। इसलिए हमने क्या बोला इसको? ऑटोनोमस, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है ये, ठीक है। सो व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो मेन जीनोम होता है सेल का, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा है विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। और ये प्लाज्मिड जो है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम प्लाज्मिड की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब प्लाज्मिड हमें समझ आ गया। अब हमने किया क्या? अब देखो, इन स्टैनले और कोहन ने क्या किया? स्टैनले एंड कोहन, स्टैनले एंड कोहन, सॉरी स्टैनले एंड बोयर लिख दो। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने देखो, एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इन्होंने देखा कि जब ये कुछ एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को दे रहे थे तब भी वो मर नहीं रहा था, उस एंटीबायोटिक से मर नहीं रहा था। तो इन्होंने देखा चलो इसको देखते हैं, इसका ऐसा कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये मर नहीं रहा है, ठीक है। जिसके कुछ ना कोई तो जीन होगा तभी वो जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ये अभी एंटीबायोटिक से भी नहीं मर रहा है। तब उन्होंने देखा कि जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम है उनके पास एक स्पेसिफिक जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जिसकी वजह से उनको उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिलती है।
उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर जीन था जो कि सैल्मोनेला को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा था एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उस जीन को इन्होंने करवा दिया अलग। उस जीन को उन्होंने वहां से कट किया और अलग किया। अब देखो, कट कर लिया, ऐसे कैसे कट कर लिया, तो कट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सीजर प्रेजेंट होती हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी। ठीक है, स्पेसिफिक सीजर जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, उनको पता है कि यहां पर ही कट लगाना है, बस वो वहीं कट लगाएंगे, वहां से कट लगा के वो उस छोटे से पार्ट ऑफ डीएनए को अलग कर लेंगे जो उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, कट कर लिया भाई, चलो ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसने कट तो कर लिया, अब ये कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक और प्लाज्मिड लिया। ठीक है, हमने एक और प्लाज्मिड लिया। एक और बात समझनी है, सैल्मोनेला के अंदर जो वो डीएनए, जो वो जीन उसको वो प्रोवाइड कराना था ना रेजिस्टेंस, वो इस प्लाज्मिड का ही था, मेन वाले का नहीं था, प्लाज्मिड का था। मेन वाले का होता तब भी हम कट करवा लेते, बट वो इस प्लाज्मिड का था, वहां से हमने कट करवा लिया था। कट कर लिया हमने, ठीक है जी। कट करने के बाद हमने क्या किया, अब इसको भाई हम कैसे भेजें दूसरे सेल के अंदर, तो इसको भेजने के लिए हमें चाहिए एक वेक्टर, हमें एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम चाहिए। मान लो कि तुम्हें जो है यहाँ से जहाँ पे तुम बैठे हो घर से तुम्हें कहीं और जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम लेना पड़ेगा ना, बस लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, कुछ भी लेनी पड़ेगी। स्कूल तक जाना है, साइकिल लेनी पड़ेगी, बाइक लेनी पड़ेगी। तो वो जो बाइक साइकिल है दैट इज योर वेक्टर, जिस पर बैठकर तुम जाने वाले हो अपने स्कूल तक। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं वेक्टर का, तो आपको याद है मलेरिया। मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में अपने आप एंटर नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसको हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए वो किसकी हेल्प लेता है, एनोफिलिस मस्कीटो की हेल्प लेता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की हेल्प। ठीक है, वो मस्कीटो जो है उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर डालता है, तो वो मस्कीटो क्या था बेटा, वेक्टर था। ऐसे ही हमने जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है हमने काट तो लिया, अलग तो कर लिया, अब उसको किसी और सेल में पहुंचाने के लिए मुझे वेक्टर चाहिए। ठीक है, अब वो वेक्टर जो है हम यूज करते हैं यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में ये प्लाज्मिड्स को ही। किसको यूज करते हैं बेटा, प्लाज्मिड को। हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को सेल से अलग करते हैं और इस प्लाज्मिड के साथ जो नया वाला जो हमारा डीएनए था ना पार्ट, उसको अटैच करवा देते हैं। अब अटैच करवाने के लिए किसी से फिर से एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा यहाँ पर, डीएनए लाइगेज। क्या चाहिए बेटा, डीएनए लाइगेज। और अब इस प्लाज्मिड को इस सेल दूसरे एक नए सेल के पास, मान लो कि ई कोलाई के पास, मेनली मैंने आपको बताया ना लैब में ई कोलाई यूज करते हैं। अब वो जो नया हमने प्लाज्मिड बनाया, वो प्लाज्मिड जिसके पास एक नया एलियन डीएनए था, उस प्लाज्मिड को अब बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि अपने आप उसमें कैपेबिलिटी है वो डिवाइड करेगा, वो इकोलाई के अंदर जाएगा, इकोलाई का जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेगा और बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, मींस क्लोनिंग शुरू कर देगा, जीन क्लोनिंग, और साथ साथ में जो प्रोडक्ट चाहिए था वो भी बनाना शुरू कर देगा। मतलब अब वो उस बैक्टीरिया को, इकोलाई को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। कुछ समझ आया, चलो कुछ थोड़ा आई थिंक समझ आ गया होगा। इतने हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टैनली और कोहन ने क्या किया बेटा, स्टैनली और कोहन ने क्या किया, दे आइसोलेट द antibiotic resistance providing gene from the plasmid of salmonella सैल्मोनेला टाइफिम्यूरम। इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन था, जो प्लाज्मिड के पास जीन था, उसको उन्होंने निकाल लिया। और किसकी हेल्प से निकाला, विद द
help of molecular seizure, that is restriction enzyme, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उन्होंने वो एक पर्टिकुलर जो जीन था जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था उसको अलग कर लिया। अब मैं कह देती हूं कि ये है वो पार्ट, ये उन्होंने आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, ये उन्होंने आइसोलेट किया था। इतनी बात क्लियर है बेटा? आइसोलेट कर लिया। कैसे आइसोलेट किया? विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब हमने क्या किया? ये जो कट पीस ऑफ डीएनए था इसको लिंक कर दिया विद द अनदर प्लाज्मिड डीएनए। दिस now this कट पीस ऑफ डीएनए, ये जो कट पीस ऑफ डीएनए था, कौन से वाला मैं यहां बना रही हूं साथ साथ में, नाउ दिस कट पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड with another प्लाज्मिड डीएनए। हमने किसी और बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड निकाला और उसके साथ इस डीएनए को अटैच कर दिया। ये है उसका वो प्लाज्मिड। ये क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। दोनों को अटैच करवा दो, दोनों को अटैच करो। ठीक है, क्या बनेगा? ये और इसके साथ लग गया था आपका, ठीक है। अब ये जो आपको मिला है, ये जो चीज आपको मिली है, दिस इज द recombinant DNA and it is autonomously replicating। इसके पास पावर है रेप्लिकेट करने की। ठीक है, और ये जो हमने किसकी हेल्प से इसको वो करा है? लिंक्ड with the help of enzyme DNA लाइगेज। इसकी हेल्प से बनाया बेटा, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने क्या बना दिया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको आरडीएनए कहते हैं। समझ आ रही है? प्लाज्मिड क्या था? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना। एक हमने प्लाज्मिड लिया, उसके साथ जो हमने वो एलियन जो मेन हमारा जीन था जिससे हमें काम लेना है, उसके साथ हमने इसको अटैच करा दिया। यहां पर ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, इट विल एक्ट एज वेक्टर, for alien piece of DNA। ये क्या काम करता है? प्लाज्मिड जो है इट एक्ट एज द वेक्टर। अब ये जो आपका आरडीएनए बना है, बेटा, इसको अब ट्रांसफर कर दिया जाता है ई कोलाई के अंदर, और वहां जाके ये क्या करता है? ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज को लेकर रेप्लिकेट करना शुरू करता है, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो कॉपी बनाता है तब देखा जाएगा कि उस ई कोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाएगी। पहले वो ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, वो मर जा रहा था। बट अब क्योंकि आपने ये प्लाज्मिड डाल दिया जो कि एक आरडीएनए वाला प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास पावर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन है, तो अब वो ई कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई।
इसको हमने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। सो दिस वाज द ई कोलाई, ये था बेटा ई कोलाई, ये ई कोलाई का मेन बैक्टीरियल जीनोम था। वहां पर हमने अपने वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको ट्रांसफर करवाया। करवा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहां पर जो है अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। देख रहे हो, इसने क्या किया, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दी। और अब हम इसे क्या करते हैं, यहां पे लिख दो आप, इट रेप्लिकेट, दिस इज द ई कोलाई विच एक्ट एज द होस्ट। ई कोलाई जो है वो कैसे एक्ट करती है बेटा, होस्ट। होस्ट है, पार्टी दे रही है, कह रही है आ जाओ भाई, मैं ही दे देती हूँ पार्टी। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो हमने इस ई कोलाई को दे दिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है अंदर, मल्टीप्लाई यूजिंग होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। इसने क्या कर दिया, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था उसने होस्ट के अंदर जो है उसी का डीएनए पॉलीमरेज यूज करके रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और देखो कितनी सारी कॉपी बना दी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जीन क्लोनिंग। इसको हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कर कहते हैं। अब आप यहां से इसको निकाल कर और जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी इस ई कोलाई को भी रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। इस ई कोलाई को भी अगेंस्ट द एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो चुकी है। हमने अब ई कोलाई को ही यहाँ पर क्यों चूज किया था, बिकॉज ई कोलाई जो है इट इज वेरी सिमिलर टू द या वेरी क्लोज टू द सैल्मोनेला, ठीक है। ई कोलाई जो है सैल्मोनेला जो है उसके काफी क्लोज सा होता है, तो वहां पर जो है ये इजीली जो है आपका जो ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर एलियन जो पार्ट था डीएनए का वो इजीली यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए हमने ई कोलाई को चूज किया। आई होप ये क्लियर है बात बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, हमें जो एक स्पेसिफिक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जो ये स्टैनले और बोयर ने जो यूज किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा, फिर से बता रही हूँ ध्यान से सुनना, उन्होंने देखा कि जो आपका सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है उसके पास एबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक में भी सर्वाइव कर सकता है, मरता नहीं है। तब उन्होंने थोड़ी साइंटिफिक रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि सैल्मोनेला के पास एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में एक ऐसा डीएनए है जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो डीएनए का पार्ट था जिससे कि उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल रही थी, उन्होंने उसको कट करवा दिया। किसकी हेल्प से बेटा, मोलिक्यूलर सीजर, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसकी हेल्प से वहां से कट किया। कट करके उन्होंने कहा अब इसको एक्सप्रेस भी तो करवाना है, देखें तो सही ये कैसे क्या करता है, ये काम करता है कि नहीं, कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कट पीस ऑफ डीएनए था उसको उन्होंने एक नया कोई प्लाज्मिड लिया, किसी और सेल से लिया है, ठीक है। एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के साथ उन्होंने इसको क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया। उस प्लाज्मिड के साथ उन्होंने अटैच, बेटा समझनी है एक चीज, देखो खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्लाज्मिड में भी तो हमने कट लगाया होगा ना, कट लगाया होगा फिर कहीं जाके अटैच हुआ होगा, ठीक है। हमने एक नया प्लाज्मिड लिया, जो वो प्लाज्मिड दैट विल एक्ट एज द वेक्टर फॉर दिस एलियन पार्ट ऑफ डीएनए। ये क्या, एलियन पार्ट ऑफ डीएनए, इसके लिए वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। दोनों को हमने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के लिए फिर से कोई एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज द डीएनए लाइगेज। वो एंजाइम कौन सा है बेटा, डीएनए लाइगेज है, ठीक है। डीएनए लाइगेज की हेल्प से प्लाज्मिड के साथ ये एलियन डीएनए जो है हमने कंबाइन करवा दिया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोला जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, और यू कैन से द आरडीएनए, या जिसको हम क्या कहते हैं, आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को हमने करवा लिया, ये वेक्टर है, ये आराम से उसको लेके अब जा सकता है। ऐसे ही तुम किसी सेल में कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन प्लाज्मिड जा सकता है, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है, अब उस
प्लाज्मिड को हमने कहा चलो अब ये प्लाज्मिड ऐसे तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसको कहीं ना कहीं तो किसी सेल में डालना पड़ेगा ना, तो हमने वहां पर चूज किया बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई, विच इज वेरी क्लोज टू द सैल्मोनेला, इसलिए हमने इकोलाई को चूज किया और इकोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को डाल दिया गया, ये डाल दिया, ठीक है। ये आरडीएनए वाला जो था इस होस्ट इकोलाई जो है इट विल एक्ट एज होस्ट, और वहां पे इसको हमने डाल दिया। अब जो आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये क्या करेगा, इकोलाई के ही डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये इसने कॉपीज बनाना शुरू कर दी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो हम देखना चाहते थे, वो हमें लगा दिखा यहाँ पर कि इकोलाई जो नॉर्मली एंटीबायोटिक से मर जा रही थी, लेकिन अब वो नई वाली इकोलाई जिसमें हमने ये होस्ट ये डाल दिया आरडीएनए, अब वो एंटीबायोटिक से नहीं मरेगी। मींस जो हमारा प्रोसेस था, जो हम सोच रहे थे, वो हो गई कामयाब। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरा आपका आज बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे हो गया मैम? देखो बेटा, खत्म नहीं हुआ, बट आपको एक बायोटेक्नोलॉजी समझ आ गई। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, प्लाज्मिड में से वो डीएनए अलग किया, तो हम वहां पे बहुत सारे एंजाइम बताएंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी भी अच्छे से पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे कट लगाते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। फिर जो हम इसके अंदर ये हमने जो बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको कैसे बनाते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसको जब हम इस दूसरे सेल में डालते हैं तो भाई कैसे डालते हैं, कौन सी टेक्निक्स है, वो पढ़ेंगे। समझ आई? ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आज मैंने आपको इसका बेसिक बताया है। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो हमने एक और देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है, अब ये नया ही इसके अंदर हमने कुछ जीन वीन डाल दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो 3 बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। सो 3 बेसिक स्टेप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखने हैं। लिखो यहां पर। तो देयर आर 3 basic steps for genetically modifying an organism. There are 3 basic steps for genetically modifying an organism, जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज द, पहले तो हमें पता चलना पड़ेगा ना कि ये है वो पर्टिकुलर डीएनए जिसको हमें अलग करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें डीएनए चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए विद डिजायर्ड जीन, कि भाई इसी के पास वो जीन है, यही वो पार्ट है जो हमें अलग करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। सेकेंड टाइम पे आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन करवाओगे दिस आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। किसकी हेल्प से करवाते हो बेटा, कैसे उससे दूसरे उसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाते हो, पहले आप बनाते हो आरडीएनए एक प्लाज्मिड की हेल्प से और फिर उसको उसमें डाला जाता है। लेकिन हमारा बेसिक स्टेप क्या था, अभी हमें इंट्रोडक्शन करवाना था, तभी हमने प्लाज्मिड बनाया था। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की, देन उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया एक होस्ट के अंदर, फिर हमने क्या किया, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट। मेंटेनेंस ऑफ तो हमने अब ये डीएनए होस्ट के अंदर डाला है, हमें ये भी देखना है कि वो वहां पे मेंटेन रहे और अपनी मल्टीपल कॉपीज भी बना सके, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके। सो मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड
एंड ट्रांसफर ऑफ DNA टू द प्रोजेनी। जो नया जिस भी आपने होस्ट के अंदर डाला है, जब वो होस्ट डिवाइड करे तो देखना पड़ेगा कि जो आपने जो DNA डाला है वो भी वहां पर क्या करे, डिवाइड करे, और अगले वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो डॉटर सेल्स हैं, उनके अंदर भी वो चला जाए। तो ये था एक आपका बेसिक कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का। आई होप काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी अभी तो भाई पूरा चैप्टर है, ठीक है। अभी तो क्या था, सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी मूवी बाकी है, ठीक है। तो बस आपको बस ये बेसिक समझ आना चाहिए कि हमें करना क्या था। हमें एक डिजायर्ड जीन चाहिए जिसका हमें काम लेना है, उसको हमें अलग करना है, फिर उसको हमने एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाना है, एक होस्ट सेल के अंदर डालना है, और एक ऐसे होस्ट सेल के अंदर डालना है जहां वो खुद को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके, और आगे वाली जनरेशन के अंदर जो है, जो आगे मतलब बैक्टीरिया ऑफ कोर्स कैसे डिवाइड करता है बेटा, बाइनरी फिजन की तरह, ठीक है। तो वो जब डिवाइड करे तो वो जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनके पास भी वो चला जाए। दिस इज द फुल बायोटेक्नोलॉजी बेसिस, यही बेसिस है। अब इसमें हर एक स्टेप को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर अच्छे से डेप्थ में जाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे। ये जो है इस चैप्टर के आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि बुक की लैंग्वेज हल्की सी टफ हो जाती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बुक की हर एक लाइन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं खुद नोट्स में इंक्लूड करवा दूँ, ताकि जब आप नोट्स एनसीईआरटी, आपने देखा भी होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तब आपको लगे ही ना कि मेरे लिए नई चीज़ है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड करें। आज भी मैंने कोशिश की है, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, चाहे आप नोट्स पढ़ लेना, आपको एक ही चीज़ लगी। बस नोट्स में ये है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, खासकर इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बुक से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से कर लेना। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।